हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हमारा सेशन इस प्राचीन भारत का इतिहास जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, यह किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट है। जीएस के क्वेश्चन इससे 100% इसकी तैयारी के बाद आप परीक्षा हाल से करके ही आएंगे, ये हमारा दावा है। तो आप एनसीईआरटी की सार संग्रह यह बुक तैयार करिए और फिर जीएस के पेपर को कंप्लीट करिए। चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास का आज हम सेशन शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो किसी व्यक्ति समाज देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या होता है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्य आदि का कालक्रमिक जो है क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास हिस्टोरी कहलाता है। इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडोटस कहे जाते हैं। इतिहास के पिता कौन हैं? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित फर्स्ट वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, पंच मार्केट क्वाइंस यानी कि आहत सिक्के कहे जाते हैं। जो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। ये इतिहास प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, 3 पार्ट में इतिहास को बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक, आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ऐतिहासिक काल 6000 ईस्वी पूर्व से अब तक, ये ऐतिहासिक काल है। तो 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व यानी कि सिंधु सभ्यता यदि पूछा जाए तो वह आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल का क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन है। आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल का क्या स्थिति है? तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद हैं, 4 वेद, उसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है स्टुअर्ट पिगट की यह कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जो चीनी यात्री भारत आए थे वो अपने यात्रा वृत्तांत के लिए वृत्तांत में भारत के लिए इनतू शब्द का प्रयोग किया है।
उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है उत्कीर्ण लेख को। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष नाम, हम भारतवर्ष नाम रखते हैं अपने देश का, इसका उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। चलिए आगे चलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु को माना जाता है। वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए, एनसीईआरटी का सार संग्रह है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं, जबकि अन्य लिपि बाएं से दाएं, लेकिन खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति। मनु स्मृति शुंग काल का है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री होती हैं वो पुरुष की अर्धांगिनी, गांव में सुनते होंगे, वह कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। तो महाभारत का प्राचीनतम नाम पूछता है अक्सर एग्जाम में, जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो 1,00,000 श्लोक होने के कारण। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो पुरावशेषों का महानतम अन्वेषण डार्विन को माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ये देखिए, ये तब कुछ प्रश्न यहाँ। प्रमुख अभिलेख, यहाँ से पूछता है प्रश्न, प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह कलिंग नरेश खारवेल का है। ऐहोल का अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है, जबकि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। किससे? बौद्ध स्तंभ लेख से। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयूकी। वेनसांग का जो पुस्तक है सीयूकी पुस्तक भी पूछ देता है, तो वेनसांग का है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में है, यह इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था?
तो तुगलक वंश के शासन मोहब्बत में तुगलक को जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांडे राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। ये देखिए, ये चीनी लेखक हैं और उनका यात्रा विवरण है। तो फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी के बीच आए थे फाहियान, और ये भारत दशा का विवरण, माने कि भारत दशा का विवरण की रचना किसने की? तो फाहियान ने। यह प्रथम चीनी यात्री थे। फाहियान प्रथम चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। तो ये किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद राजमहल का विवरण बताया है। वेनसांग जो है 629 से 645 ईस्वी, इनके रचना जो है सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हर्ष को इन्होंने शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया है। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित कहा जाता है वेनसांग को। इत्सिक जो है 673 से 675 ईस्वी के बीच आए थे। इनकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में, ये इत्सिक भी चीनी यात्री थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो भानुगुप्त एरण अभिलेख से 510 ईस्वी से प्राप्त होता है। अब देखिए, पाषाण काल है। पाषाण काल 3 भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का काल जो होता है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 5000 ईस्वी पूर्व। मध्य पूरा पाषाण 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 9000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समांतर किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा जो नर्मदा घाटी में है, हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण से लेकर हड़प्पा तक मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने का स्थान के रूप में किया गया है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। ये प्रश्न खूब पूछता है। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। यह भी खूब प्रश्न पूछता है। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्न नव पाषाण काल, पशुपालन मध्य पाषाण और खाद्यान्न नव पाषाण काल से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो प्रथम अनाज जौ था। चाकोलिथिक युग
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये जो है ताम्रपाषाणीन कालीन स्थल है। स्थल राज्य तो इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश, सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। नवदा टोली महाराष्ट्र राज्य में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र राज्य में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती राजस्थान मिला है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। कुंभकार के द्वारा जो बर्तन बनाने का साक्ष्य सबसे पहले कब मिला है? तो नवपाषाण काल में। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्बवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो मानव के आखेटक और खाद्य संग्रह पूरा पाषाण काल से। ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणीन कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पूरा पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। ये देखिए नवपाषाणी कालीन स्थल हैं। स्थल और राज्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहूं कश्मीर में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफकराल कश्मीर में कृषि व पशुपालन के साथ हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। महदहा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य। कोल्डिहावा धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिहावा का उत्तर प्रदेश में है। संगनकल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है, कर्नाटक राज्य। पिक्कलीहल कर्नाटक राज्य में रेख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों और चित्रित मृदभांड पाए जाते हैं। असम राज्य। चिरांद बिहार राज्य में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दावोवली कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ आज का हमारा एक महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों समाप्त होता है, जो इतिहास के प्राचीनतम इतिहास के NCERT का सार संग्रह है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।